बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में अकबर नाम राजा का राज हुआ करता था। राजा बड़ा ही धनी और दयालु था। राजा को अपनी प्रजा से बड़ा ही प्रेम था। साथ ही साथ राजा को जंगली जानवरों से भी बड़ा ही प्रेम था। वाह, जानवरों से बड़ा ही प्रेम करता था। हर रोज राजा अपने गांव में सैर करने जाते। तभी साथ साथ राजा को शिकार खेलने का भी बड़ा ही शौक था। एक दिन राजा गांव से होते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। तब राजा को रास्ते में एक चरवाहा मिलता है। राजा को चरवाहे की बकरियां बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। राजा की घुड़सवारी वहीं रुक जाती है और राजा उसे चरवाहे से कहने लगते हैं। सुनिए, हमें तुम्हारी बकरी बड़ी ही अच्छी लगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यह बकरियां हमें दे दो। बदले में तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वह देने के लिए तैयार। लेकिन मालिक, मैं अपनी बकरियां बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमें ना सुनाने की आदत नहीं है। बदले में हम तुम्हें 10 बकरियां और 50 सोने की असल्फियां देने को तैयार हैं। मालिक, मुझे पैसों से कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बकरियों से इतना प्रेम है और साथ साथ मेरी बकरियों को भी मुझसे बड़ा ही लगा है। मेरी बकरियां मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती। मालिक, मेरी बकरी हर वक्त चढ़ती रहती है, इसलिए मैं अपनी बकरियों को सुबह से लेकर शाम तक जंगले में ही रखता हूँ और मैंने इतना चारा खिलाता हूँ कि घर जाकर यह मुझसे कुछ भी नहीं मांगती, चाहे को मुंह तक नहीं लगाती। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें मंजूर है। यदि तुम्हें अपनी बकरियां नहीं बेचनी तो कोई बात नहीं, हम कोई और ही प्रक्रिया देख लेंगे। इतना बोलकर राजा वहां से चले जाते हैं। चारवाहा भी अपनी बकरियों को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जाकर चारवाहा अपनी पत्नी से कहता है, आर भग्यवान, जल्दी से कुछ खाने का ले आओ। आज तो बड़ी ही भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लगता है जैसे परसों पहले कुछ खाया था। आज बड़ी ही देर से आए हो। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। बच्चे भी तुम्हारी राह देखकर सो गए हैं। आखिर इतनी देर तुम्हें कैसे हो गई है? आर प्रेमा, आज मुझे जंगल में राजा साहब मिले थे, जिनकी वजह से मुझे बड़ी ही देर हो गई। और पता है प्रेमा, तुम्हें राजा साहब को मेरी बकरियां बड़ी ही पसंद आई। मेरी बकरियों को देखकर राजा साहब के मन में लालच आ गया और कहने लगी, अपनी बकरियां मुझे दे दे, बदले में जो तू मांगेगा वह मैं तुझे देने को तैयार हूं। यहां तक राजा साहब ने मुझे 5,000 रुपए और 10 बकरियां देने भी मंजूर कर ली थी। लेकिन प्रेमा, तुम तो जानती हो मैं भी अदयाल हूं। मैंने अपनी बकरी राजा साहब को देने से साफ इनकार कर दी। क्यों प्रेमा, बिल्कुल ठीक किया ना मैंने? हो गई है। ऊपर वाले ना जाने या मेरा पति कब अच्छा होगा। लगता है जानवरों के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी घास चढ़ने गई थी। जो राजा साहब का इतना अच्छा प्रस्ताव तुमने मना कर दिया। खुद से तो तुमसे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती। रोज रोज दाल दाल खाकर हमारा मूवी सैड गया है और बच्चों की हालत देखी है। कब से कपड़े नहीं दिलाए। राजा साहब को एक बकरिया दे देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। हमारे बच्चे भी कुछ अच्छा खा लेते, कुछ अच्छा पहन लेते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। जरूर ऊपर वाले ने तुम्हें मोटी बुद्धि देकर भेजा है, तभी तुमने राजा को इनकार कर दी। मैं कुछ नहीं जानती। या बकरियां जाकर आज ही राजा साहब को दे आओ। बकरी चरा चरा कर खुद भी बकरी वाली बुद्धि कर लिया। तुमने अपनिया, ऊपर वाले तुमने मुझे किसी आदामी के साथ भिहा दिया। पत्नी की बात सुनकर चारवाहा बड़े ही सोच में पड़ जाता है। रात भर वो सो नहीं पाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चारवाहा महल की तरफ निकल जाता है और महल के बाहर जाकर दरबारियों से राजा से मिलाने की दरखास्त लगाता है। महाराज, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। मैं चाहता हूं आप मुझे 5,000 रुपए और 10 बकरियां दे दो। बदले में
मैं तुम्हें अपनी बकरियां दे दूंगा। लगता है तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल गया कि इन्हें बकरियों की इतनी कीमत नहीं है जितनी हम दे रहे हैं। चल छोड़ो यह बातें, मुझे तुम्हारी बकरी बड़ी ही पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने इनकी मुंह-मंगी कीमत देती है। सैनिकों, इस चरवाहे को 5,000 अशरफिया और 10 बकरियां दे दो, बदले में इसकी यह बकरियां रख लो। रुकिए महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है जो आपको मनानी होगी। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? हम मरने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं अपनी बकरियों से बड़ा ही प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपनी बकरियों के बिना रह नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बकरियों से प्रतिदिन मिलाने आऊं, साथ ही तुम्हें यह ध्यान भी रखना होगा कि मेरी बकरियां रहे मेरी बकरी। अब बहुत ज्यादा चरा खाती है, इसलिए मेरी बकरियों का तुम्हें खास ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ हाँ, चरवाहे तुम कैसी बात कर रहे हो? राजा चारवाहे को पैसे और बकरियां दे देते हैं। चारवाहा बकरी और पैसे लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। बकरियां अब दिन प्रतिदिन पताली होती रहती है। वह घास तो तेरी खाती है, किंतु मोती नहीं होती। सभी सैनिक बकरियों की सेवा में जुड़े रहते हैं, किंतु फिर भी बकरियां चखने का नाम नहीं रहती। किंतु बकरियां हैं कि चखने का नाम ही नहीं लेती, और रात दिन ज्यादातर घास खाई जाती है, और एक बकरी को 10 लग जाते हैं। हर वक्त चोर मचाती रहती है। अब राजा भी इस बकरी की मैं से परेशान हो गया था। बकरियों का शोर सुनकर राजा खुद बकरियों के पास आते हैं। क्या हुआ? सैनिकों, यह बकरियां इतनी चिल्ला क्यों रही हैं? मैं कब से सुन रहा हूं यह बोल ही रही हैं। क्या तुमने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया? मैंने तुम्हें बकरियों की देखभाल के लिए रखा है। इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। महाराज, पूरा दिन हो गया इन्हें बकरियों को चरते चरते, और यह है कि चकाने का नाम ही नहीं। इनका पेट है कि कुआं कभी भरता ही नहीं है। पूरा दिन महाराज मैंने इन्हें जंगल में चराने ले जाता हूं, और घर आते ही यह फिर से खाना शुरू कर देती है। ऐसा तो संभव है, अगर यह बकरियां पूरा दिन जंगल में चरती है तो यह घर आकर क्यों खाएंगे? जरूर तुम इन्हें बकरियों को अच्छे से खाना खिलाकर नहीं लाते। तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। मैं किसी और को देख लूंगा। इतना क्या कर राजा वहां से चला जाता है और सैनिकों को हुक्म देता है, राज्य के सभी व्यक्तियों को काल राजमहल में बुलाया जाए। राजा सभी दरबारियों को महल में इकट्ठा करते हैं और अपनी घोषणा करते हैं। मैं अकबर राजा यह घोषणा करता हूं, हमारे महल की बकरियों को जो अच्छे से चलाकर लाएगा, इसे 500 सोने के सिक्के दी जाएंगी। किंतु एक शर्त है, यदि तुमको चराने जाते हो, महल में आकर घास नहीं खानी चाहिए। प्रक्रिया इतनी चुकी हो कि वो महल आकर चेहरे को मुंह ना ले। कुछ व्यक्ति बकरियां चराने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे गांव में सिर्फ बकरियों ही बकरियों की चर्चा थी। और वाह, तो अमीर बनने का बड़ा अच्छा मौका है। मैं इन्हें बकरियों को चराने ले जाता हूँ। पूरा दिन में इतना घास खिलाऊंगा कि यहाँ महाल नहीं किसी भी घास को नहीं खाएगी। अब तो शाम हो गई है, कब तक इन्हें बकरियों का पेट भर गया होगा। क्यों ना अब इन्हें महाल में ले जाऊं। इतना बोलकर वह व्यक्ति बकरियों को लेकर महाल की तरफ आ जाता है। महाल में आने के बाद बकरियां फिर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। बकरियों की चीख चिल्लाहट सुनकर राजा उस व्यक्ति के पास आते हैं और आकर देखते हैं कि बकरियां चिल्लाए जा रही हैं। और या बकरियां तो चिल्ला ही रही है, लगता है तुमने भी इन्हें कुछ नहीं खिलाया। ना जाने सारे गांव के लोग इतने निकम्मे क्यों होते जा रहे हैं। या सब तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम सब रहे नहीं तो जाओ, जाकर बीरबल को बुलाकर लाओ। राजा यह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं। गांव का एक व्यक्ति बकरियों को चरा खिलाने फिर से लेकर जाता है। ऐसे ही गांव के बहुत से व्यक्ति गाय को चरा खिलाने लेकर जाते हैं, लेकिन बकरियां आकर FIR भूखी ही मिलाती हैं। कहियो महाराज, आपा ने मुझे किस लिए बुलाया?
बीरबल बड़े ही परेशान होकर मैंने तुम्हें बुलाया है। या बकरियां है कि किसी से छक्काने का नाम नहीं लेती। मुझे लगता है तो मैं इसका कोई उपाय बता सकते हूँ जिससे या बकरियां चिल्लाना और खाना बिल्कुल बंद कर दे। हन हन महाराज, क्यों नहीं, आप चिंता ना करें। आज आप इन्हें बकरियों को मेरे साथ भेजें। आज इन्हें बकरियों को चारा खिलाने में ही लेकर जाऊंगा, और देखना या बकरियां घर आकर चारा खाना तो दूर की बात, जाने की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। बीरबल बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और जाकर बकरियों को घास के पास छोड़ देता है। जैसे ही बकरियां घास खाती है, बीरबल बकरियों को पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रक्रिया घास की तरफ मुंह बढ़ाती, बीरबल बकरियों के मुंह पर ही एकदम से मार देता है। चावल खा खाकर बकरियां समझ गई थी कि चारा बिल्कुल नहीं खाना। बीरबल बकरियों को इतना पिटाता है कि बकरियां होशियार हो जाती हैं। जब बकरियां चारा खाना बिल्कुल बंद कर देती हैं, बीरबल बकरियों को लेकर महल की ओर आ जाता है। महल में आकर बकरी चारा खाना तो दूर की बात, जाने की तरफ मुंह भी नहीं करती। यह देख राजा बड़े ही खुश होते हैं और बीरबल को इनाम में एक महल बनवाकर दे देते हैं, क्योंकि यह कार्य बीरबल के अलावा कोई नहीं कर पाया। ये कहानी है अलीगढ़ गांव की। अलीगढ़ गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था, जो बड़ा ही आलसी था, हर वक्त सोना और खाना। किशन के माता पिता भी बड़े ही मेहनती थे। किशन की माता गाय पालती और गाय का दूध निकालकर गांव-गांव में भेजती थी। गांव की सभी लोग किशन की मां की तारीफ किया करते थे। माँ जी, आपकी गाय के जैसा दूध पूरे गांव में किसी की गाय नहीं देती। आखिर आप अपनी गाय का इतना ख्याल जो रखते हैं, और वैसे भी मंजी आप दूध में पानी भी नहीं मिलाती। आप स्वभाव की बड़ी ही अच्छी है। किशन के पिताजी भी बड़े ही मेहनती थे, लेकिन अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते काम करने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। किशन के पिताजी भी खेती बाड़ी करते और खेती से ही अपना घर चला रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद किशन की माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन किशन के पिताजी किशन से कहते हैं, और किशन बेटा, जल्दी से उठ जा। देख क्या समय हो गया है, सूरज सार पर चढ़ा है। उठ जा, फिर कब तक ऐसे ही सोता रहेगा। अरे पिताजी, क्या आपने भी सुबह सुबह उठा दिया? आप भी सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं कि आदमी कुछ देर सो जाए, इस घर में कोई सोने भी नहीं देता। अरे किशन बेटा, और कितना सोएगा? वक्त दे, कितना हो गए हैं दोपहर के 1 बजे रहे हैं और तू कहता है कि कोई सोने नहीं देता। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक मैं तेरा कर्ज उठाता रहूंगा? अरे पिताजी, आप चिंता ना करें, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि सब गांव वाले देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, बस तेरी यह बड़ी बड़ी बातें ही तो है जिनसे मैं अपना दिल बहला लेता हूं, वरना बाकी तो तुझसे कुछ होने वाला नहीं। किशन उठने के बाद घर के बाहर एक गारने की दुकान पर कुछ सामान लेने चला जाता है, लेकिन किशन को देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगते हैं। हा 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 हा, और देखो देखो इस निकम्मे किशन को, आज तो यह किशन भी जल्दी उठकर आ गया। हा हा हा, लगता है किशन को आज सपने में भूत नजर आ गया है, तभी तो इतनी जल्दी उठ गया है। क्यों किशन भाई, आज नींद नहीं है क्या, जो आज वज बजे ही उठ गए हो? रोज तो तुम शाम के 4 बजे उठाते हो और कहते हो मैं जल्दी उठाऊं। और तुम मुझे छोड़ो, अपने कम से कम रखो, मुझसे फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। किशन इतना बोलकर अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। किशन को देख किशन के पिताजी बोलाने लगते हैं, और किशन बेटा, मैं जंगल लकड़ियां लेने जा रहा हूं, तुम तब तक खाना बना लेना, और अगर मुझे आते वक्त देर हो गई तो मेरा बिस्तर भी लगा देना, क्योंकि जंगल में आजकल लकड़ियां नहीं मिलाती, जिस वजह से गांव के दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं।
इतना बोलकर किशन के पिताजी भी जंगल में काम करने के लिए चले जाते हैं और जाकर जंगल में लकड़ियां काटने शुरू कर देते हैं। लकड़ी कटी कटी किशन के पिताजी एकदम चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां से गांव का एक महेश नाम का व्यक्ति गुजर रहा था, जिसकी नज़र किशन के पिताजी पर पड़ती है। वह किशन के पिताजी के पास जाकर उन्हें आवाज लगाता है और कहने लगता है, अरे चाचा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं? नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए गिर गया। हाँ चाचा, यह सब तो होगा ही। अब आपकी उम्र जो हो गई है, इस उम्र में कम करोगे तो यह तो होगा ही। चाचा, आप इस उम्र में भी काम करते हैं, आप अपने बेटे किशन को क्यों नहीं कहते कि वह कुछ कमा कर ले और आपको कम से छुटकारा मिले? क्या करूं बेटा, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। शायद मेरे भाग्य में आराम लिखा ही नहीं। What's an peace? किशन भी अपने गांव में घूमता फिर रहा था। तभी किशन को एक समोसा का ठेला नजर आता है। किशन समोसे वाले से कहने लगता है, अरे भैया, मेरे लिए 2 प्लेट समोसे लगा दो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज मैं भर पेट समोसे खाऊंगा। अरे किशन, समोसे खाने के लिए तेरे पास पैसे भी है या मुफ्त में ही समोसे खाएगा? पैसे देगा तो ही मैं समोसे दूंगा, फ्री में समोसे खिलाने वाला नहीं। हाँ मैं। अरे अरे, फिगर किस करते हो? हाँ हाँ हाँ, पैसे की चिंता तुम मत करो, मेरे पास बड़ा ही पैसा है। इस तरह किशन अपने गांव में पूरा दिन यशाया करता घूमता था और किशन के पिताजी दिन भर गांव में काम करते, घर घर लकड़ियां गिरते, उससे अपना घर चला रहे थे। लेकिन किशन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। किशन समोसे खाने के बाद अपने घर चला जाता है और किशन अपने घर जाकर देखता है कि किशन के पिताजी बेड पर आराम कर रहे हैं। अपने पिताजी को इस हालत में देख किशन बड़ा ही दुखी होता है और अपने पिताजी से कहने लगता है, अरे पिताजी, आपको क्या हो गया? आज आप मुझे बड़े ही कमजोर लग रहे हैं पिताजी। हाँ बेटा किशन, आज मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है। तुम जाओ, जाकर वेद जी को बुला कर लाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर गांव के वेद को बुला कर लेता हूं। इतना बोलकर किशन अपने गांव के पुराने वेद के पास चला जाता है और जाकर वेद को सारी बात बताता है। वेद किशन के साथ किशन के घर आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि किशन के पिताजी बेहोशी की हालत में पड़े हैं, जिनकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उम्र लगभग 60 के करीब थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते थे। अब वह बीमारियों से जूझ रहे थे। यह सब देख वेद बोलाता है, अरे इनकी हालत तो बड़ी ही गंभीर है। तुमने इन्हें दिखाने में बड़ी ही देर कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिताजी को कितनी बड़ी बीमारी लग चुकी है? यदि तुमने अपने पिता का इलाज जल्द से जल्द नहीं कराया तो तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन वीर जी, मेरे पिताजी को ऐसा क्या हो गया है? चाल तक तो मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे, ऐसा क्या हो गया? जल्द से जल्द मुझे तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पिताजी ठीक हो पाएंगे। लेकिन वीर जी, ऑपरेशन में तो काफी खर्च आ जाएगा। इतने पैसे? हाँ किशन, हाँ तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन में लगभग 5000 का खर्च आएगा। यदि तुम 5000 रुपए दे सकते हो तो मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज कर दूंगा। ठीक है भेद जी, आप चिंता न करें, मैं आपको 5000 रुपए कहीं ना कहीं से जरूर ला कर दूंगा। लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं खोना चाहता। आखिर मेरे पास मेरे पिताजी ही तो है जो हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं। मैं अपने पिताजी को इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर वेद किशन के पिताजी को कुछ दवाइयां देकर चला जाता है। तभी किशन पैसों की चिंता को लेकर जमीन पर बैठकर सोचने लगता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए पैसे तो लाने होंगे, लेकिन कहाँ से लाऊं समझ नहीं आ रहा। मैं तो कुछ काम भी नहीं करता, जो मैं कामा कर ही पैसे लगा दूं। क्यों ना मैं मुखिया के पास जाऊं, शायद मुखिया मुझे कुछ पैसे दे दे। इतना बोलकर किशन मुखिया के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है और जाकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे कुछ दिनों के लिए 50,000 रुपए दे दे। मैं कुछ दिनों के बाद ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे कृष्ण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? 50,000 रुपए क्या तुमने कभी ख्वाब में भी देखे हैं? और वैसे भी काम दम तो कुछ करते नहीं हो।
इतने पैसे वापस कैसे करोगे तुम? मुखिया जी, आप इस चीज की चिंता ना करें, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। मैं कल से ही कहीं ना कहीं काम पर लग जाऊंगा। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं हूं, तुम यहां से चले जाओ। किशन उदास होकर मुखिया के पास से अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए मुखिया को गांव का ही एक जामींदार नजर आता है। किसान जामींदार से कहने लगता है, किशन हर जगह मदद मांगने जाता है, लेकिन किशन को कोई मदद नहीं देता। किशन को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवे और कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपका नाम बोला जाएगा।